फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। कल आप लोग पढ़े थे वाटर के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल बताया गया था। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है वाटर का स्टेबिलिटी। वाटर जो होता है हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, इसको जब हम 1500 केल्विन तक हीट करते हैं, 1500 केल्विन जब वाटर को हीट किया जाता है ओके, तो ये टूट जाता है। जिन जिन कंपोनेंट्स से बना होता है उन्हीं कंपोनेंट्स में ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन क्या शो करता है? ये शो करता है कि वाटर जो होता है हाईली स्टेबल होता है। ओके, दूसरा, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है H2O में तो इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो भी ये अपने अपने कंपोनेंट में टूट जाता है। प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए उसमें थोड़ा सा हमको या तो एसिड मिलाना पड़ता है या बेस मिलाना पड़ता है या आयनिक साल्ट मिलाते हैं। ठीक, तो उसका आयनाइजेशन हो जाता है, उसका डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, ये दो इक्वेशन बतलाते हैं कि वाटर जो होता है बहुत ही स्टेबल होता है। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी होता है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर, वाटर जो होता है एसिड की तरह से भी बिहेव करता है। ठीक है, और बेस की तरह से भी बिहेव करता है। आपने एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्लास 10th में, ब्रॉन्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। ठीक है ना, सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया था एसिड बेस एंड साल्ट्स वाले चैप्टर में। तो वाटर जो होता है यह कहीं पर एसिड की तरह से बिहेव करता है, कहीं पे बेस की तरह से बिहेव करता है। अर्थात वाटर एसिड और बेस दोनों के जैसे बिहेव करता है, इसीलिए इसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो एक देखिए एसिड के रूप में इसका रिएक्शन है H2O प्लस NH3 गिव्स NH4OH। ओके, इसको ऐसे भी रिएक्शन को लिख सकते हैं आप NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH निगेटिव आयन। अर्थात यहां पर वाटर क्या डोनेट किया है? प्रोटॉन डोनेट किया हुआ है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हुआ मतलब कहता है कि एसिड वह सब्सटेंस होता है जो कि H प्लस आयन डोनेट करता है। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। ठीक है, तो यहां पर प्रोटॉन ये डोनेट कर रहा है। ठीक, और उस प्रोटॉन को कौन ले रहा है? NH3। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम बेस कहते हैं। ब्रॉन्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एसिड वह सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है कि एसिड वह सब्सटेंस होता है जिसको वाटर में घोलने पर H आयन देता हो। ठीक है, और बेस क्या होता है? वह सब्सटेंस जिसको वाटर में घोलने पर वह OH आयन देता है। ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो यहां पर ये ब्रॉन्टेड-लॉरी एसिड है, H2O ब्रॉन्टेड-लॉरी एसिड। और बेस की तरह से देख लीजिए, इसका रिएक्शन है H2O प्लस H2S। ओके, इसका रिएक्शन होता है तो बनता है H3O
प्लस H माइनस। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है ये H2S के द्वारा जो प्रोटॉन डोनेट किया जा रहा है उसको ये एक्सेप्ट कर रहा है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है H2O, तभी तो H3O पॉजिटिव बना। हाइड्रोनियम आयन को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर जो है बेस की तरफ से बिहेव कर रहा है और यहाँ पर वाटर एसिड की तरफ से बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये दो रिएक्शन शो करते हैं कि वाटर जो होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ओके, को नोट करें। वाटर की जो है ऑटो प्रोटोलिसिस होती है। वाटर जो होता है ना उसका ऑटो प्रोटोलिसिस, H2O प्लस H2O इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस। ठीक है, यहां पर ये बेस जैसा बिहेव कर रहा है और ये एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। बेस कैसे? इसके द्वारा जो H आयन दिया जा रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो H3O प्लस बन रहा है। ओके, और ये बेस की तरह से बिहेव कर रहा है। H प्लस आयन डोनेट करने के बाद क्या बन रहा है? OH आयन। तो बेस का जो ये जो है कॉन्जुगेट एसिड है, क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। और ये जो है आपका एसिड है ना, एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड H आयन डोनेट करके H2O में चेंज हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा? H आयन एक्सेप्ट करके H2O में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर ऑटो प्रोटोलिसिस हो रही है, मतलब एक जो है एक मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कि एक वाटर का मॉलिक्यूल एसिड और एक मॉलिक्यूल बेस। रिएक्शन के बाद हमको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस प्राप्त हो रहा है। ठीक, यह ऑटो प्रोटोलिसिस को शो करने वाला इक्वेशन है। ठीक है ना, क्या दिखला रहा है? ऑटो प्रोटोलिसिस। एम्फोटेरिक में भी ये रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैसे तो प्योर वाटर जो होता है नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पर इसमें जब थोड़ा सा एसिड या बेस या साल्ट मिला देते हैं, ठीक है ना, तो यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मीन्स प्योर वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है। ओके, द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज वेरी वेरी लो ऑफ प्योर वाटर। ओके, व्हेन एन एसिड आर अ बेस आर अ साल्ट इज मिक्सड इन इट, it becomes good conductor of electricity. ओके, इक्वेशन आपका हो जाएगा 2H2O H2 प्लस O2। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किया जाता है। कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आप लोगों को बताया गया था क्लास 10 में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। इसको जो है बैटरी के एक को प्लस टर्मिनल से और एक को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इसको प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं, ठीक है, उसको एनोड कहते हैं। जिसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। वास्तव में H
OH आयन होता है, वाटर होता कि नहीं होता है। एनोड पर क्या होगा, ये जो OH आयन है यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 करना पड़ जाएगा, +4E 2H2O + O2, ठीक है। और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, कैथोड तुम्हारा निगेटिवली चार्ज, वहां पर प्रोटॉन आएगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 4 हाइड्रोजन आयन या 4 प्रोटॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या बनाएगा 2H2। देख रहे हो O2 1 प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन 2 प्राप्त हो रहा है। मतलब एक वॉल्यूम जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, 1 वॉल्यूम वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो कैथोड पर हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम प्राप्त होते हैं और एनोड पर ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम प्राप्त होता है। ओके, क्वेश्चन बनता है जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है 1 वॉल्यूम प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम प्राप्त होता है। क्यों, आपको इक्वेशन लिख करके बताना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वहां पर हाइड्रोजन 2:1 रेशियो में होता है। हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है 2 टाइम्स होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है। 2H2 + O2 = 2H2O। मिटा दे इसको। ये आपका यहाँ पर क्या डाला गया है, वाटर डाला गया है, थोड़ा सा उसमें से एसिड मिला दिया गया है ताकि वह कंडक्ट करने लगे, ठीक है। ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो आपका एनोड कैसा होगा, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैथोड का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। जबकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब बात करेंगे तो उल्टा साइन हो जाएगा। एन ऑक्स, अपने लोन देखा होगा, लोन मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसमें लोन का मतलब लेफ्ट की तरफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लेफ्ट की तरफ जो इलेक्ट्रोड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसको एनोड कहा जाता है और वह निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, लेकिन उसका साइन जो होगा वह अपोजिट होगा। एनोड जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा और कैथोड निगेटिवली चार्ज, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। रिडॉक्स रिएक्शन में क्लास में तो मैं पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक है ना, पढ़ाया था, वीडियो नहीं बनाया था, उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया था, ठीक। अब है रिडॉक्स रिएक्शन, मिटा दे इसको। रिडॉक्स रिएक्शन, वाटर का रिडॉक्स रिएक्शन। चौथा प्रॉपर्टी 2Na + H2O = 2NaOH + H2O। देख सकते हैं आप लोग, यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर +1 हो गया। हाइड्रोजन का यहां पर +1 है, 0 हो गया, ठीक है। तो सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, वाटर जो है सोडियम क्या कर रहा है,
ऑक्सीडाइज कर रहा है। वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ। सोडियम जो है हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहा है, +1 से 0 में भेज रहा है, तो सोडियम क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम का, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, किसको रिड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन को। तुम लोगों को रिडक्स रिएक्शन में सब बताया था, काइंड्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज के आधार पर जो है हम डिटरमाइन करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही तमाम रिएक्शन है, आप देख सकते हो। देखो एक और रिएक्शन दिखला देता हूं, CO + H2O = CO2 + H2। ओके, ये भी जो है रिडक्स रिएक्शन है। यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 0 है। कार्बन का जो +2 है, यहाँ पर कार्बन का +4, +2 से +4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का। यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वीडियो नहीं देखते हो तुम लोग, देखा करो, रिडक्स रिएक्शन वाला वीडियो देख लो। ठीक है, वीडियो नंबर 1 तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए है, वीडियो नंबर 2 जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में सब बताया गया है। वीडियो नंबर 3 जो है वैलेंस करने के लिए है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, यहाँ रिएक्शन मेथड है। और चौथा वीडियो जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो उसको जा करके घर पर देखिए, उसमें से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए भी परीक्षा में आता है क्वेश्चन, और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। जरूर आपको आना चाहिए, कम से कम 4-5 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर से बनता है। तो यहाँ पर रिडक्स रिएक्शन का ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो वाटर जो है रिडक्स रिएक्शन भी शो करता है। अब इसके बाद जो है हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है बहुत ही अधिक होता है। ओके, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही अधिक होती है। इस कारण से इसमें स्ट्रांग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी पाई जाती है। वाटर में हाइड्रेटिंग टेंडेंसी कैसी होती है, स्ट्रांग होती है। क्यों होती है, ड्यू टू हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। काट दिया गया, ये नहीं है, चलिए ठीक है। हमारे पास क्या बताया, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण वाटर के अंदर हाइड्रेटिंग टेंडेंसी पाई जाती है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, देखो
क्योंकि वाटर जो होता है तुम्हारा पोलर नेचर का होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, इसके कारण से जितने भी पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि CH3Cl है, ठीक है, इसको पोलराइज करता है, इसके बांड को तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कांसेप्ट जितना ज्यादा होती है उसके अंदर उतनी ही ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी उसकी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक, तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांसेप्ट 80 होता है। कितना होता है? 80। मतलब क्या? 80 इसके बीच जो है यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उसके स्ट्रेंथ को 18 टाइम्स जो होता है लेस कर देता है, वीक कर देता है, यह बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ये भी आप लोगों को वीडियो में बताया गया होगा। कार्बन एंड कंपाउंड जो क्लास 10 का मैं वीडियो बनाया था, सब कॉमनली पे भेजता रहता हूँ, चाहे 11 के बच्चे देखें, चाहे 12 के बच्चे देखें, चाहे 10 के बच्चे देखें। क्लास उसमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है, कोई भी देख सकता है और सबके लिए वह जरूरी होता है। CaO प्लस H2O हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण जो होता है इसको हाइड्रेट कर देता है। CaO जो है H2O में हाइड्रेट हो जाता है, मतलब घुल जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ऐसे ही SO2 को भी ये डिजॉल्व कर देता है। क्या बनेगा? H2SO3। इसको क्या कहेंगे? कौन सा एसिड है ये? सल्फ्यूरस एसिड है। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +4 होगा ना। सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा +6 हो जाता है। जहां पर ज्यादा रहता है ऑक्सीडेशन नंबर इक, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम रहता है अस, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक। ठीक है ना। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन हो गया बेटा। तुम हाइड्रोलिटिक रिएक्शन क्यों शो करता है? ड्यू टू हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके बाद हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट फॉर्मेशन हाइड्रेट जानते हो, कोई भी साल्ट रहेगा उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं। जो वाटर के मॉलिक्यूल कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइड्रेट। ठीक है, तो ये हाइड्रेट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटेड वाटर। कोऑर्डिनेटेड वाटर, जितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, उसमें लीगेंड के रूप में जब वाटर आता है तो उसको कोऑर्डिनेटेड वाटर कहा जाता है। जैसे निकिल क्लोराइड है NiCl2, इसके साथ जब 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, बन जाता है NiH2O6Cl2। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? हेक्सा एक्वा निकिल क्लोराइड। हेक्सा एक्वा निकिल क्लोराइड। क्लास 12 में जाओगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक चैप्टर मिलेगा पढ़ने को, तो वहां पर ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है ना। यहाँ पर निकिल जो है सेंट्रल मेटल है। ये 2 तरह की बैलेंसी शो करता है। कितने तरह की बैलेंसी शो करता है? 2 तरह का। एक होता है प्राइमरी बैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी जो होती है आयनेजिबल होती है और सेकेंडरी बैलेंसी नॉन आयनेजिबल होती है। प्राइमरी बैलेंसी आयनेजिबल होती है क्योंकि वह इलेक्ट्रोवायलेट बॉन्ड बनाता है, और सेकेंडरी बैलेंसी जो नॉन आयनेजिबल होती है वह डेटिव बॉन्ड बनाता है। डेटिव बॉन्ड मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, निकिल में जो डी सबसेल होता है वहां पर वैलेंस डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो जितने डी ऑर्बिटल होंगे 6 यहाँ पर है ना,
वैकेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक। उसमें जो है 6 वाटर के मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन होता है वाटर में, यह वाटर है। इसमें देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या होता है, डोनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स भाग लेंगे, 6, ठीक है ना। यहां पर वाटर जो है लोन पेयर डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, लोन पेयर, लुईस बेस। और लोन पेयर को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, निकिल। तो निकल क्या हुआ, लुईस एसिड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है लुईस एसिड का काम करता है, और जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड वो लुईस बेस होते हैं, ठीक है। लिगेंड आपका एनायनिक हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। एनायनिक में Cl माइनस हो सकता है, I माइनस हो सकता है, Cn माइनस हो सकता है, ठीक है। NO2 माइनस हो सकता है, ठीक। ये सब जो है एनायनिक है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अमोनिया हो सकता है, CO हो सकता है, H2O हो सकता है, ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसके पास देखो यहाँ पर लोन पेयर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, ठीक है। CO में आपके पास कार्बन के पास लोन पेयर है? नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, 2 उसके पास बचा हुआ है। तो यही जो है डोनेट कर दिया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाता है। इन सबको लिगेंड कहते हैं। यहाँ पर जो आप जो छोटा ब्रैकेट में देख रहे हो वो क्या है, लिगेंड है। फिलहाल यहाँ पर इन सब चीजों को बताना ठीक नहीं है। देखो सब मिक्स करने लगोगे तुम लोग। तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेटेड वाटर, यहाँ पर वाटर कैसा है, कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो वाटर जब लिगेंड के रूप में आता है तो उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड वाटर कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वाटर जब लिगेंड का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, लिगेंड का, तो वह कोऑर्डिनेटेड वाटर कहलाता है। कौन सा वाटर कहलाता है, कोऑर्डिनेटेड वाटर, ठीक है। एक कंपाउंड देखो K4FeCN6, ये कंपाउंड है। यहां पर हम इस Cn को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वाटर से, समझे ना। 6 वाटर का मॉलिक्यूल लगाना पड़ेगा। क्यों रिप्लेस कर सकते हैं, ये यहाँ पर Cn के 6 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, किसके साथ, आयरन के साथ। वाटर दे देंगे 6, वो भी जो है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल वाटर, ये कोऑर्डिनेटेड वाटर हो गया। दूसरा क्या है, इंटरस्टिशियल वाटर, स्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर। देखिए जितने भी साल्ट होते हैं, आयनिक साल्ट होते हैं, ठीक है, उनकी एक ज्योमेट्री होती है, उनका एक क्रिस्टल लैटिस होता है। वे क्रिस्टल लाइन फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल लाइन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्यूब के आकार में कोई क्रिस्टल है, किस आकार में है, क्यूब के आकार में है। यहाँ पर एक आयन है, 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 और यहाँ पर भी एक आयन है। आयन इतने छोटे छोटे नहीं होंगे, बड़े बड़े होंगे, बीच बीच में थोड़ा सा छोटा स्पेस बचता है। जैसे मान लो ये एक सरफेस बना दिया, यहाँ पर मैं एक आयन लगा दिया, यहाँ पर दूसरा आयन लगा दिया, यहाँ पर तीसरा आयन लगा दिया, यहाँ पर चौथा आयन, बीच में स्पेस बचा, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट,
या दूसरे शब्दों में वायर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायर्ड। ठीक है। तो जब क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल साइट में वाटर चला आता है, उस वाटर को हम इंटरस्टिशियल वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल वाटर। अब बहुत सारे साल्ट का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा। ठीक है। जैसे बेरियम क्लोराइड का आपने साल्ट देखा होगा लैब में, इसके साथ दो वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं एसोसिएट हो जाते हैं। इंटरस्टिशियल जो प्लेस होता है, वायर होता है, वहां पर दो वाटर के मॉलिक्यूल चले जाते हैं। ठीक है। कॉपर सल्फेट का आपने देखा होगा CuSO4 कितना H2O, 2 H2O नहीं तो 5 H2O होता है। ठीक है। पोटासियम की बात करता हूं, K2SO4, Al2SO4 थ्राइस 24 H2O। तो पोटासियम में 24 जो होता है वाटर के मॉलिक्यूल इंटरस्टिशियल साइट पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। पोटास एलम में इंटरस्टिशियल वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 24। जो क्रिस्टल बनता है पोटास एलम का, ठीक है ना, उन्हें वायर्स होते हैं। उन वायर्स में कितने वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं? 24 आ जाते हैं। ठीक है। ये एक्चुअली ये बांड नहीं बनाते, ये बांड नहीं बनाते, केमिकली बांडेड ये नहीं होते हैं। बीच में आकर के फंस गया वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ये निकल नहीं सकता। हाँ, निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हीट करेंगे तो वेपर के रूप में ये बन करके निकल जाएगा। और हीट नहीं करोगे तो वाटर इसमें से नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो इंटरस्टिशियल वाटर, कोऑर्डिनेटेड वाटर समझ में आया? इंटरस्टिशियल वाटर समझ में आया? क्या इंटरस्टिशियल? देखो कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना, आयनिक जो साल्ट होते हैं उनकी एक ज्योमेट्री होती है, वे क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल आपका क्यूबिकल हो सकता है, क्यूबाइडल हो सकता है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, कोई भी शेप उसका हो सकता है। ठीक। तो जितने भी वहां पर आयंस होते हैं, आयंस के अरेंज होने के बाद बीच में क्या होता है? कुछ गैप बच जाता है। ठीक है ना। उन्हीं गैप्स को इंटरस्टिशियल साइड या इंटरस्टिशियल स्पेस या वायर्ड कहा जाता है। ठीक। और जब ये साल्ट बनाया जाता है तो क्या करते हैं? पोटेशियम सल्फेट लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं, इन दोनों को घोलते हैं। इसमें घोलेंगे, पानी में घोलेंगे। पानी की मात्रा कम नहीं रहती, ज्यादा रहती है। ठीक है। फिर हीट करते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इवेपोरेट हो जाता है, निकल जाता है। और 24 वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं इंटरस्टिशियल साइट में बचे रह जाते हैं और क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है। तो हर एक साल्ट के अंदर जो होता है वायर्ड का साइज डिफरेंट होता है। वायर्ड की जो संख्या थी वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है ना। कॉपर सल्फेट है, उसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स इंटरस्टिशियल साइट या वायर्ड में पाए जाते हैं। बेरियम क्लोराइड में 2 वाटर के मॉलिक्यूल, पोटासियम में 24। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड करके वीडियो बनाया था। जब हाइड्रोजन जो होता है FON या तो क्लोरीन से जुड़ा हो या ऑक्सीजन से जुड़ा हो या नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वाटर में क्या होता है?
हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, मान लीजिए इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एक इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो कि साल्ट में पाए जाते हैं, जिनको हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर कहा जाता है। आपको आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है CuSO4 का ही, CuSO4 5H2O, देखो CuSO4 5H2O का, इसको ब्लू विट्रियॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियॉल। ये साल्ट जो होता है ब्लू कलर का होता है, लैब में देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल जो है सेंट्रल मेटल कॉपर से कोऑर्डिनेटेड है। वाटर का मॉलिक्यूल किससे कोऑर्डिनेटेड है, कॉपर से। इस तरह का है, देखो CuH2O कितना 5, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2 का, कॉपर का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, ठीक है। इसको काउंटर करने के लिए क्या आता है, सल्फेट आयन आता है। कौन आता है, सल्फेट आयन, SO4 2-। इस कारण से चार्ज होता है गायब हो जाता है, ठीक है। इस साल्ट को इस रूप में हम दिखला सकते हैं, इस साल्ट को इस रूप में भी दिखला सकते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया, कैसा कंपाउंड हो गया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देखो यहां पर वाटर जो है तुम्हारा लीगेंड के रूप में है। किस रूप में है, लीगेंड के रूप में है। यदि इसको हम इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा है H2O4 SO4 और उसके ऊपर जो है H2O यहां पर लगाए, ठीक है। तो ये जो वाटर है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर होगा। कैसा वाटर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड। और यदि मान लो इसको इस तरह से लिखा है H2O3 SO4, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया वाटर, ये कैसा है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ठीक है। यदि यहाँ पर 2 करेंगे तो 3 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, ठीक। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर होता है। 3 तरह के जो है हाइड्रेटेड वाटर होते हैं। कौन कौन से, कोऑर्डिनेटेड वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। इसको नोट करना है।